अब हम थ्योरी पे आ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने डिफाइन सी पढ़ा था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफाइन प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तीन टर्म्स हैं, इन तीनों में क्या लिंक है, क्योंकि हम कर तो प्रोग्रामिंग ही रहे हैं, लेकिन इन तीन टर्म्स में क्या लिंक है वो हम देखते हैं। प्रोग्राम को बोलते हैं, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं वो हमने एक फाइल में लिख दिए, और उस फाइल को क्या कह रहे हैं, प्रोग्राम कह रहे हैं। जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम किया था, तो क्या स्टेप्स होंगे उसके, वो आपने लिखे वहां पे, तो वो क्या है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही हैं, और उस फाइल को प्रोग्राम बोलेंगे। द टास्क ऑफ डेवलपिंग अ प्रोग्राम इज नोन एज प्रोग्रामिंग। जब आप प्रोग्राम बना रहे थे तो आप क्या कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो। जिस सॉफ्टवेयर में आप प्रोग्राम लिख रहे हो उस सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। तो ये बेसिक्स टर्म्स है, थोड़ा सा आइडिया हमने मिल गया। अब आता है प्रोग्राम। जब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। तो अब प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल्स। एक प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स होंगे। जब आपने मल्टीप्लाई किया था तो इंट ए बी सी लिखा था, ए में पहला नंबर, बी में दूसरा नंबर और सी में दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो वो सारे क्या हैं, वेरिएबल्स। मैक्सिमम प्रोग्राम में ऐसा नहीं है कि वेरिएबल लिखना कंपलसरी है। हेलो वर्ल्ड लिखा था हमने तो उसमें कोई वेरिएबल नहीं लिया था, लेकिन मैक्सिमम प्रोग्राम में वेरिएबल आ सकते हैं। और ये क्या करता है, वेरिएबल मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है, जिसके अंदर हम टेम्पररी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। चाहे वो यूजर ने एंटर करी हो, चाहे वो डायरेक्ट हम स्टोर कर दें। अगर मैंने लिखा इंट a इक्वल्स टू 10 कॉमा b इक्वल्स टू 20 कॉमा c, तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए और लास्ट में मैंने क्या कर दिया, a इंटू बी, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू स्टोर कर दी। तो जरूरी नहीं कि यूजर से ही इनपुट करवानी है, आप इसको डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकते हो। तो ये सब वेरिएबल्स हैं। लिटरल्स, लिटरल्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंट कांस्टेंट वैल्यू। मतलब जो वैल्यू हमने यहाँ पे दी है a इक्वल्स टू 10, तो 10 क्या है, इसको हम लिटरल वैल्यू कहते हैं। तो जो वैल्यूज हम यूज कर रहे हैं वो लिटरल वैल्यूज भी हो सकती हैं। ऑपरेटर्स, यहाँ पे हमने ऑपरेटर क्या यूज किया है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज किया, तो एक प्रोग्राम में ऑपरेटर्स आ सकते हैं। अच्छा, ये इक्वल टू भी ऑपरेटर है, और यहाँ पे अगर मैंने लिखा a इक्वल्स टू b, तो ये जो वैल्यू जाती है ये राइट टू लेफ्ट जाती है, यानी कि a की वैल्यू b में नहीं जा रही, b की वैल्यू a में जा रही है। अगर मैं a को प्रिंट करवाऊंगा तो a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 20, और अगर मैं b को प्रिंट करवाऊंगा तो b में तो कोई चेंजेस हमने किया ही नहीं है, तो b की जो पुरानी वैल्यू थी वो वही रहेगी। तो इस तरह से हम असाइनमेंट करते हैं, और इक्वल टू भी क्या है, ऑपरेटर ही है जो कि वैल्यू को असाइन करता है राइट टू लेफ्ट। अगला है कीवर्ड्स। यहाँ पे जो इंट है, इंट का मतलब कंपाइलर को पहले से ही पता है कि इंट का मतलब नंबर है, नॉन डेसिमल वैल्यू। तो ये क्या है, कीवर्ड है। अगर हम टर्बो सी प्लस प्लस जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे जितने भी कीवर्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली व्हाइट कलर में शो करता है। तो कीवर्ड्स का मतलब क्या है, रिजर्व वर्ड्स हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग है और वो कंपाइलर को पहले से ही पता है। यहाँ पे दिखा रखा है एक डायग्राम, और ये सेम वैसे ही दिखा रखा है जैसे कि हम कोई एक नई लैंग्वेज पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, सबसे छोटी चीज टर्म्स अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट से मिलके हम वर्ड्स, फिर सेंटेंस, फिर पैराग्राफ बनाते हैं। सी लैंग्वेज भी सेम ही है, कोई ऐसी चीज नहीं है ये। इसमें भी हम अल्फाबेट्स बना सकते हैं। इंट एबीसी लिखा था हमने यहाँ पे। नंबर्स भी हो सकते हैं इसके अंदर, स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे हम स्पेशल सिंबल्स वगैरह भी डिक्लेयर करते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं। उन सब से मिलके हम क्या बनाते हैं, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मतलब वैल्यूज हो गई। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स अल्फाबेट से ही मिलके बनता है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि ए का मतलब ए के अल्फाबेट है, यहाँ पे हम फर्स्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ा वेरिएबल भी लिख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल के कुछ रूल्स होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अल्फाबेट से, नंबर से मिलके बनता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे num1, ये क्या है, एक वेरिएबल है। ये num2 दूसरा वेरिएबल है। इसके अंदर हमने क्या करा, अल्फाबेट्स और नंबर दोनों को कंबाइन करके एक वेरिएबल बनाया है। तो ये सब चीजें आती हैं कीवर्ड्स में, ये सब चीजों का यूज होता ही है। इन सब से क्या बनता है, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब एक लाइन, जो हमने कंप्यूटर के अंदर एक लाइन लिखी है उसको हम इंस्ट्रक्शन बोलेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स का जो प्रोग्राम बनाया था उसमें कई सारे इंस्ट्रक्शंस थे, कई सारी लाइंस थी, यानी कि इंस्ट्रक्शन, और कई सारी इंस्ट्रक्शन से मिलके बनता है प्रोग्राम। तो ये भी एक बेसिक सी चीज है, बस आइडिया होना चाहिए। जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने कर लिया था। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है, हमने पढ़ा था कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं उसको, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर वो कन्वर्ट होता है मशीन कोड में। तो ट्रांसलेटर कौन कौन से हैं, दो कॉमन ट्रांसलेटर्स हमने पढ़े थे, और यही दोनों ट्रांसलेटर्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होते हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। वंस द प्रोग्राम रिटर्न,
has been written, it need to be converted into machine language, यानी कि 0 और 1 before the machine can execute it. मशीन तभी एग्जीक्यूट कर सकती है उसको जब वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा. दिस कन्वर्जन इज डन बाय कंपाइलर, मतलब ट्रांसलेटर्स से कन्वर्ट होता है वो. अब ट्रांसलेटर का टाइप क्या है, एक कंपाइलर भी है. कंपाइलर कंपाइलिंग द प्रोग्राम मेक एन exe फाइल. जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, ये हम अभी देखेंगे, यहाँ पे भी दिखाता है वैसे टर्बो में भी, एक बार चलो चेक कर लेते हैं. सी ड्राइव में मेरा टर्बो सी प्लस प्लस यहाँ पे स्टोर है, और सोर्स में आई थिंक होगा. हाँ, तो देखो यहाँ पे ये सारी फाइल्स बनी हुई हैं. आज की 8 डेट है, लेकिन कल हमने जो प्रोग्राम्स बनाए थे 7 को, वो सारे यहाँ पे स्टोर हैं. यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा हुआ है, ये सम का प्रोग्राम हमने बनाया था. ये एप्लीकेशन लिखा है, एप्लीकेशन का मतलब exe फाइल. ये exe फाइल सोर्स फोल्डर में अपने आप ही सेव हो गई. हमने जो सेव किया था वो बिन में किया था. बिन के अंदर यहाँ पे डेट वाइज करते हैं, तो ये 7 डेट, ये कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स हैं, ये रहा हमारा प्रोग्राम 7. ये सम का नाम, सम का प्रोग्राम लिखा हुआ है 7 डेट को, सी सोर्स फाइल ये हमने बनाया था. हेलो 2 का भी बनाया था. अगर आपको यहाँ से राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड करना है तो आप कोडिंग उसकी देख सकते हो. यहाँ पे जो कोडिंग है वो खुल गई, लेकिन रन करने के लिए तो हमें टर्बो में ही रन कर ओपन करके रन करना होगा, क्योंकि वो आईडीई है, ये सिर्फ एडिटर है नोटपैड. तो यहाँ पे हम थे कि सोर्स में गए थे, सोर्स में यहाँ पे exe लिखा है, तो वही चीज लिखी है. अब ये रन तो नहीं कर रहा, इस प्रोग्राम को छोड़ देते हैं. तो यहाँ पे मतलब लिखा है कि अगर हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो इसकी एक एक्स्ट्रा फाइल बनती है exe फाइल, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है. exe फाइल ऐसी फाइल होती है जो कि एग्जीक्यूटेबल है. अगर आपको अपना कोड किसी और को नहीं देना, आप चाहते हो कि कोई मेरा कोड देख ना सके, लेकिन उस फाइल को, उस प्रोग्राम को यूज कर सके, उस प्रोग्राम को यूज कर सके, तो आप उसको क्या देंगे, exe फाइल दे देंगे खाली. अगर आपने .c वाली फाइल यानी कि सोर्स कोड वाली फाइल दी है, तो वो आपका कोड देख भी सकता है और उसमें चेंजेस भी कर सकता है. तो सिक्योरिटी के लिए ये सारी फाइल्स बनती हैं ऑटोमेटिक. इफ वी कॉपी दिस फाइल टू अनदर मशीन, और अगर इस फाइल को हम दूसरी मशीन पे भी लेके जाएंगे तब भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. उसको ऐसा नहीं कि दोबारा से कंपाइल करना होगा, बस डबल क्लिक करेगा, वो फाइल रन हो जाएगी. उस कंप्यूटर में अगर सी का कंपाइलर नहीं है तब भी रन हो जाती है. तो ये फायदा होता है exe का. कंपाइलर और इंटरप्रेटर के डिफरेंस देखते हैं, क्या है डिफरेंस दोनों में. व्हाट इज कंपाइलर. कंपाइलर हमने पढ़ ही लिया, यहाँ पे ट्रांसलेट करता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में. मशीन कोड का मतलब 0 और 1. इंटरप्रेटर भी यही करता है, ये भी हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. और इंक्लूड सोर्स कोड, प्री कंपाइल्ड कोड, मतलब इन सब के लिए इंटरप्रेटर यूज होता है. सोर्स कोड मतलब जो हम प्रोग्राम का कोड लिख रहे हैं. प्री कंपाइल्ड कोड का मतलब होता है कि वो पहले से ही कंपाइल है, लेकिन फिर भी उसको रन एग्जीक्यूट करवाना है, तो हम यूज करते हैं. जैसे कि इसका एग्जांपल है, हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, तो वो stdio.h पहले से ही बनी बनाई फाइल है, लेकिन वो भी क्या है, उस एरर फ्री फाइल है वो, मतलब उसमें से पहले से ही कंपाइल्ड हुई हुई है, लेकिन फिर भी इंटरप्रेटर उसको चेक करता है, तो वो प्री कंपाइल्ड कोड हो गया. और स्क्रिप्ट कोड, स्क्रिप्टिंग बोलते हैं हम वेबसाइट की लैंग्वेज को. जैसे ये कि वेबसाइट है ये, तो ये वेबसाइट भी तो कोडिंग में बनी है, यहाँ पे दिखा रहा है पीएचपी लैंग्वेज में बनी है ये वाली वेबसाइट. तो वेबसाइट की जब लैंग्वेजेस होती है, कोडिंग होती है, तो उसको हम प्रोग्राम को सोर्स कोड ना बोल के स्क्रिप्ट बोलते हैं. स्क्रिप्ट से वेबसाइट बनती हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से यानी कि सोर्स कोड से प्रोग्राम्स बनते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनते हैं. सॉफ्टवेयर्स नॉर्मली मतलब बिना इंटरनेट के भी रन हो सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू भी रन हो सकते हैं. और वेबसाइट तो ऑफलाइन कोई होती नहीं, वो तो ऑनलाइन ही होती है. तो ये डिफरेंस है. इन सब में इंटरप्रेटर का यूज होता है. बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर डू सेम जॉब, दोनों ही कन्वर्ट कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज को, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस भी है. तो यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रखा है, इसमें हम समझते हैं. सोर्स कोड कंपाइलर की हेल्प से मशीन कोड में कन्वर्ट हुआ, और उसका फिर आउटपुट आएगा. तो एक इसमें एक्स्ट्रा फाइल बन रही है मशीन कोड, और इंटरप्रेटर में कोई एक्स्ट्रा फाइल नहीं बनती. सोर्स कोड एकदम से एग्जीक्यूट होता है, सोर्स कोड एकदम से रीड होगा और उसका आउटपुट आ जाएगा. तो सोर्स के अंदर यहाँ पे ये फाइल, ओके, तो exe फाइल और ये ऑब्जेक्ट फाइल. ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है, मशीन कोड. इसको हम ओपन करके देखेंगे तो ये तो 0 1 है. कुछ चीजें हमें नजर आ रही हैं, पढ़ाई में समझ में आ रही है, लेकिन बाकी चीजें, ये कुछ जो लिखा हुआ है ये मशीन कोड है, और ये ओपन नहीं हो पा रही इसलिए ऐसा आ रहा है.
इसका मतलब कुछ होगा, मीनिंग होगा, लेकिन वो यहाँ पे ओपन नहीं हो पा रही। तो ये ऑब्जेक्ट फाइल है, यानी कि मशीन कोड है। ये होता है ये अपने आप बनता है और ये मशीन डिपेंडेंट कोड है। तो हमें इसका कोड का कुछ करना नहीं है, बस हमने ये देखा कि कंपाइलर जब रन करता है फाइल को तो एक एक्स्ट्रा फाइल बनाता है। यानी कि हमने ये देखा सी लैंग्वेज में जब फाइल बनती है तो उसकी कितनी फाइल बनती है। एक तो डॉट सी से हम बनाते हैं, दूसरा एक EXE फाइल बनती है, तीसरी OBJ फाइल बनती है और चौथी BAK फाइल यानी कि बैकअप फाइल बनती है। ये ऑप्शनल होती है, अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हैं, लेकिन बाकी की फाइल्स तो बनेगी बनेगी। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि सेल्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल है, विदाउट सोर्स कोड आप प्रोग्राम को रन कर सकते हो। ऑब्जेक्ट फाइल मशीन कोड और बैकअप फाइल का मतलब है जो हमने कोड लिखा है सोर्स कोड में उसकी एक डुप्लीकेट फाइल बन गई। बैकअप फाइल में एग्जैक्टली वो चीज नहीं होती जो सी की फाइल में है, वो एक स्टेप पीछे चलती है। मतलब आपने 10 लाइन का कोड लिखा इसके अंदर और सेव कर दिया, रन कर दिया, फिर आपने एक 11th लाइन और लिखी, तो बैकअप फाइल में क्या होगा, वो पहले की 10th लाइन्स होंगी, 11th लाइन उसके अंदर नहीं होगी, एक स्टेप पीछे चलता है ये। अगर किसी वजह से आपने प्रोग्राम में चेंजेस कर दिए और वो गलत चेंजेस हो गए, अंडू भी नहीं हो पा रहा, तो आप बैकअप फाइल से उसको ले सकते हो और उसमें क्या होता है, एक स्टेप पीछे का डेटा सेव होता है। कंपाइलर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब चीजें जो मैंने समझाई विद डायग्राम आप लिखोगे अगर पेपर में तो अच्छे नंबर मिलेंगे। कंपाइलर क्या करता है, स्कैन करता है एंटायर प्रोग्राम। अगर वन लाइन डेफिनेशन कोई पूछे व्हाट इज कंपाइलर, हाउ कंपाइलर वर्क, तो उसका आंसर ये है कंपाइलर स्कैन द एंटायर प्रोग्राम एट वन गो। एक बार में सारा प्रोग्राम रीड करेगा और जितनी भी एरर्स हैं वो सारी दिखा देगा। कंपाइलर रीड द एंटायर प्रोग्राम इन वन गो एंड शो ऑल द एरर्स। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, रीड करता है लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर रीड्स द सोर्स कोड लाइन बाय लाइन, और अगर कोई एरर है तो वो वहीं पर रुक जाएगा। इफ देयर इज नो एरर देन इट विल कंटिन्यू टू नेक्स्ट लाइन। तो ये दोनों का बस एक लाइन की डेफिनेशन है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, एंटायर प्रोग्राम रीड करता है और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। ये स्टेटमेंट लिखा है वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, मतलब सिंपल सा टर्म इसके लिए ये है लाइन बाय लाइन। यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन आप लिख सकते हो लाइन बाय लाइन। द कंपाइलर जनरेट इंटरमीडिएट कोड, यहाँ पे हमने देखा था कि कंपाइलर एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर रहा है, उसको हमने मशीन कोड बोला था। मशीन कोड, इंटरमीडिएट कोड एक ही चीज है। इंटरमीडिएट कोड क्या होता है, बीच का कोड। बीच का मतलब सोर्स कोड और मशीन कोड जो आउटपुट में आएगा उसके एक बीच का कोड है। तो इससे क्या होता है, ये आप प्री कंपाइल्ड कोड भी कह सकते हो इसको, कि अगर हम दोबारा से रन कर रहे हैं उसको तो वो उस ऑब्जेक्ट फाइल में से ही रीड कर लेता है, दोबारा दोबारा उसको कंपाइल नहीं करता। जैसे हमने सोर्स कोड में 10 लाइन्स लिखी हैं, एक लाइन में मैंने चेंजेस कर दिए, तो वो जो मशीन कोड है, इंटरमीडिएट कोड है, ये देखेगा कि पहले का तो कोड बना हुआ है, इसमें चेंजेस हुए हैं, सिर्फ उसी को ही रिकम्पाइल कर देगा, बाकी पूरा प्रोग्राम नहीं करेगा। तो इंटरमीडिएट कोड का ये भी एडवांटेज है कि ये प्रोग्राम को जब दोबारा से कन्वर्ट करता है तो हमारा टाइम सेव होता है। इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोड्यूस, और इसके अंदर इंटरप्रेटर में कोई एक्स्ट्रा फाइल नहीं बनती, डायरेक्टली सोर्स कोड आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है। द कंपाइलर टेक्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड। कंपाइलर का ऑब्वियसली पूरा प्रोग्राम को रीड कर रहा है तो टाइम ज्यादा लेगा, लेकिन ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम इज फास्ट, ओवरऑल तो फास्ट ही है। इंटरप्रेटर लेस मेमोरी लेता है, लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज, और इसकी मेमोरी भी कम होती है, बट ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम इज स्लो। पहली एरर तो ऑब्वियसली जल्दी दिखाएगा और मेमोरी इसमें कम लेता है एज कंपेयर टू कंपाइलर। कंपाइलर जनरेट द एरर मैसेज ओनली आफ्टर स्कैनिंग द होल प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम को रीड करेगा तब एरर दिखाएगा। डिबगिंग, बग मतलब होता है एरर। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इज नोन एज डिबगिंग। ये भी एक शॉर्ट टर्म में आ सकता है, अगर 1 मार्क्स में आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स, तो लिखा आता है वहां पे कि व्हाट इज डिबगिंग। तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इज नोन एज डिबगिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरर को फाइंड करना हार्ड होता है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर, क्योंकि इंटरप्रेटर एकदम एग्जैक्टली उसी लाइन पे एरर दिखाता है जहाँ पे वो एरर है, क्योंकि वो आगे बढ़ता ही नहीं है। लेकिन ये कंपाइलर एक बार में सारी लाइंस को रीड करता है, तो इसमें थोड़ा सा जो एरर का प्रोसेसिंग है, फाइंडिंग एरर का, वो कंपेरेटिवली हार्ड है। ऐसा नहीं बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर हार्ड है।
और लास्ट है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन तो इंटरप्रेटर में है। बाकी ये सारी लैंग्वेजेस कंपाइलर में यूज होता है, लेकिन ये जो लैंग्वेजेस हैं पीएचपी, ये सब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है इनको। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब है कि ये इंटरनेट की वेबसाइट बनाने के लिए भी यूज होती है। पीएचपी वेबसाइट बनाने के लिए यूज होती है, पाइथन भी यूज होती है वेबसाइट बनाने के लिए। ये सारी भी लैंग्वेजेस यूज होती हैं अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे ये सारी लैंग्वेजेस में इंटरप्रेटर ही यूज होता है। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो दोनों का एडवांटेज लेती हैं, जैसे जावा के अंदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों चलते हैं, उसको हम बोलते हैं टू फेसेस कंपाइलेशन, मतलब टू फेसेस ट्रांसलेशन कह सकते हो। मतलब एक सोर्स कोड कन्वर्ट हो रहा है मशीन कोड में दो स्टेप्स के अंदर, दो स्टेजेस के अंदर। पहले स्टेज में कंपाइलर यूज होता है, सेकेंड स्टेज में इंटरप्रेटर यूज होता है। दोनों का एडवांटेज लेते हैं वो। डॉटनेट में भी दोनों यूज होते हैं, तो कई लैंग्वेजेस में दोनों का एडवांटेजेस यूज होता है। तो ये था आपका कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में डिफरेंस। इंट ए, तो ए क्या है? वेरिएबल है। तो वेरिएबल क्या करता है? वेरिएबल आर यूज टू स्टोर वैल्यू टेम्पररी एंटर्ड बाय द यूजर। वैल्यू को टेम्पररी स्टोर करता है, जो यूजर ने इनपुट करा है उसको भी स्टोर करने के लिए वेरिएबल ही यूज होता है। और डायरेक्ट भी वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल्स आर द एंटिटी दैट मे वेरी ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब एक वेरिएबल ऐसी चीज है जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान बदला भी जा सकता है। यहाँ पे हमने दोबारा बदल दी उसकी वैल्यू। तो अब मैं अगर ए को प्रिंट करवाऊंगा तो क्या प्रिंट होगा? वैल्यू। हाँ, तो इसकी वैल्यू बदल दी हमने। तो यही कह रहे थे हम कि जो वेरिएबल के अंदर एक बार हमने वैल्यू डाल दी, उसको हम बदल भी सकते हैं। तो ये कैसे होगा, एक बार मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ डायग्राम के साथ। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या करा, इंट इक्वल्स टू 10 लिखा। तो ये वाइट वाली एज्यूम कर लेते हैं ये मेमोरी है। मेमोरी में एक ब्लॉक इसने ऑक्यूपाई कर लिया, इस ब्लॉक का नाम ए रख दिया। इसका एक एड्रेस भी होगा। मेमोरी कैसी होती है? मेमोरी ऐसी होती है जैसे हमारे घरों के एड्रेसेस होते हैं, घरों के फ्लैट्स होते हैं, ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। इसी तरह से मेमोरी के अंदर ब्लॉक्स बने होते हैं। हर ब्लॉक का क्या है? एक एड्रेस होगा। जैसे सपोज कर लेते हैं इसका 100 है, तो इसका क्या होगा? 101 होगा, 102 होगा। इसी तरह से चलते जाते हैं। तो इसका भी एक एड्रेस होगा। अब वो क्या एड्रेस है हमें नहीं पता है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका एड्रेस 100 है। लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? ये वो वैल्यू है जो हमने यहाँ पे दी है। अगली लाइन में हमने क्या कर दिया, ए इक्वल्स टू 20। तो ये देखिएगा कि ए कहाँ है? मेमोरी के यहाँ पर है। इसके अंदर क्या डाल देगा? 20 डाल देगा। तो ब्लॉक तो एक ही है। तो ये क्या करता है? पुरानी वैल्यू को ओवरराइट करता है। ओवरराइट मीन्स उसी के ऊपर आ जाएगा। तो अब इस ब्लॉक के अंदर 10 हट गया, 20 आ गया। तो अब अगर हम ए को प्रिंट करवाएंगे तो उसकी वैल्यू 20 आएगी। दोबारा से मैं अगर ए इक्वल्स टू 30 लिख दूंगा तो इसी में ही चेंजेस ओवरराइट होता जाएंगे। तो लास्ट में जो वैल्यू लिखी है वो ही प्रिंट होगी। तो इस तरह से ये चलता है। एक वेरिएबल के अंदर दो वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते। अगर करी है तो वो पुरानी वैल्यू को ओवरराइट कर देगी। तो वेरिएबल का जो नाम है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स अगेन एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि काफी यूज होगी आगे भी। तो आइडेंटिफायर का मतलब है वो नाम जो हमने अपनी मर्जी से दिया है। यहाँ पे हम इंट अपनी मर्जी से नहीं दे रहे, ये एक प्री डिफाइंड वर्ड है। कंपाइलर के अंदर पहले से ही बना हुआ है ये सी के अंदर। लेकिन ए तो हमने अपनी मर्जी का दिया है, ए की जगह कुछ और देंगे तो भी वो चल जाएगा। तो ये क्या है? ए अभी ये आइडेंटिफायर्स है। तो आइडेंटिफायर्स मीन्स द नेम गिवन बाय द यूजर। और वो अलग अलग चीजों के लिए यूज होता है। अभी हमने सिर्फ वेरिएबल पढ़ा है, तो वेरिएबल के लिए हम आइडेंटिफायर यूज करते हैं। और कहाँ कहाँ यूज होता है आइडेंटिफायर? बहुत जगह यूज होता है, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के रूल्स। द वेरिएबल नेम कैन कंटेन एनी सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट और अंडरस्कोर आ सकते हैं ये तीनों चीजें। जैसे कि हमने यहाँ पे अल्फाबेट लिख दिया, अगला क्या कह रहा है? डिजिट भी आ सकती है, जैसे कि A1 ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगला क्या रहा है? अंडरस्कोर भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने ए लिखा या A1 लिखा या A_1 लिखा। ये सब चीजें कह रहा है वैलिड हैं। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं लिखा स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स। हमने पढ़ा था कि सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, लेकिन यहाँ पे हम वेरिएबल के लिए कैपिटल लेटर भी लिख सकते हैं। बट अगर मैंने a इक्वल्स टू 10 लिखा और यहाँ पे लिख दिया a इक्वल्स टू 5, तो ये दोनों वेरिएबल अलग अलग ट्रीट होंगे। दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। जब हमने लिखा a इक्वल्स टू 5 तो यहाँ पे एक ब्लॉक बना। फिर जो हमने नाम दिया था ये स्मॉल a, ये कैपिटल ए, दोनों की मेमोरी अलग अलग है।
दोनों में वैल्यू भी ऑब्वियसली अलग अलग ही आएगी, एक वैल्यू दूसरे से रिफ्लेक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं। अगर हमने ऐसे लिखा int a इक्वल्स टू 10, फिर मैंने लिख दिया int a इक्वल्स टू 15, तो ये एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि एक वेरिएबल दो बार डिक्लेयर नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल सेम है। बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैपिटल A इक्वल्स टू 10, तो इसमें कोई एरर नहीं, ये ओके है, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर सब वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। अगला रूल क्या रहा है? वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली। यहाँ पे हमने देखा था ये सारी चीजें आ सकती हैं, या से लिख सकते हैं, लेकिन क्या हम 1A लिख सकते हैं? नहीं, ये नहीं लिख सकते, नॉट वैलिड। ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगला स्टेप कह रहा है कि अल्फाबेट और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होगा, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो दिस इज नॉट वैलिड। 1A इज वैलिड। अगला कह रहा है स्पेशल कैरेक्टर्स व्हाइट स्पेस कॉमा भी नहीं आ सकते, अंडरस्कोर आ सकता है जो कि स्पेशल कैरेक्टर होता है, लेकिन इसके अलावा और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकते। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे बी एट द रेट, तो ये अगेन नॉट वैलिड हो गया। अगर मैंने लिखा यहाँ पे सी डॉट डी, तो ये अगेन नॉट वैलिड हो गया। अगर मैंने लिखा, मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ भी नहीं आ सकते, सी हैश लिख दिया या फिर सी परसेंटेज, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ये सब नॉट अलाउड हैं, इनवैलिड हैं ये सब। अगला कह रहा है कि रिजर्व वर्ड की वर्ड भी नहीं आ सकता। रिजर्व वर्ड्स कैसे हैं? इंट इज अ रिजर्व वर्ड, तो ये अगर हमने लिख दिया इंट लिख दिया या कोई और रिजर्व वर्ड लिख दिया, तो वो भी इनवैलिड ही होगा। ये हम नाम नहीं दे सकते, अपनी मर्जी का अलग नाम देना है, रिजर्व वर्ड नहीं देना। अपर केस और लोअर केस दोनों अलग अलग हैं, जो कि हमने देख ही लिया था। ऑल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज विद इट्स डेटा टाइप। जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हो, जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हो, उसको डिक्लेयर करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैंने सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम बनाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट ए इक्वल्स टू 10 कॉमा सी लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने बी इक्वल्स टू 20 और सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो इसमें क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बी को तो डिक्लेयर किया ही नहीं है। तो बेटर है कि हम बी को भी यहाँ पे डिक्लेयर करें। तो डिक्लेयर करना इंपॉर्टेंट है। और क्या लिखा हुआ है? विद इट्स डेटा टाइप, डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर करो। तो डेटा टाइप यहाँ पे क्या है? इंट है। डेटा टाइप इंट के अलावा और कौन कौन से हैं? वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी आते हैं। तो वेरिएबल को कहाँ डिक्लेयर करना है? टॉप पर। सी के अंदर रूल है, सी में और सी प्लस प्लस में थोड़ा सा डिफरेंस है। सी प्लस प्लस कहता है आप वेरिएबल को कहीं पे भी बीच में डिक्लेयर कर दो। जैसे यहाँ पे हमने लिखा इंट इक्वल्स टू 10, खत्म कर दी लाइन। फिर लिख दिया मैंने इंट बी इक्वल्स टू 20, फिर खत्म कर दी लाइन। और फिर कुछ और लिख दिया मैंने, ऐसे कुछ लिख दिया, प्रिंट एफ सम इक्वल्स टू, ऐसा कुछ लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट सी, और फिर सी इक्वल्स टू सम करा, और फिर प्रिंट करवा दिया परसेंटेज डी फॉर्मेट, और सी को प्रिंट करवा दिया। तो ये सी प्लस प्लस में वैलिड है प्रोग्राम, लेकिन सी में इनवैलिड है, क्योंकि वेरिएबल्स इन सी इज नॉट डिक्लेयर्ड इन बिटवीन प्रोग्राम। प्रोग्राम के बीच में वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते सी में। सी प्लस प्लस में इज वैलिड। तो सी का ये थोड़ा सा रूल है, ये हमें चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रखे हैं दो केसेस, वैलिड वेरिएबल्स के नाम और कुछ इनवैलिड वेरिएबल्स के नाम यहाँ पे दिखा रखा है। ऐसे हम लिख सकते हैं, अंडरस्कोर शुरू में आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है, लेकिन नंबर बाद में ही आएगा, शुरू में नहीं आ सकता। दो वर्ड्स हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं आ सकता, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, लेकिन उनके बीच में अंडरस्कोर आ सकता है, कैपिटल में आ सकता है। वॉइड इज अ कीवर्ड, ये नहीं आ सकता। वन से शुरू हो गया, सिर्फ नंबर, डॉलर से, डॉलर तो आ ही नहीं सकता, चाहे बीच में हो चाहे शुरू में, तो स्पेशल कैरेक्टर्स है। तो आई होप ये भी सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। छोटा सा एक प्रोग्राम दिखा रखा है वेरिएबल को कैसे
डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे दिखा रखा है ये वाला सेक्शन, वेरिएबल को डिक्लेरेशन बोलते हैं। ये है असाइनमेंट, ए के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करी है, बी के अंदर वैल्यू स्टोर करी है, तो ये वेरिएबल को हमने असाइनमेंट कर दिया है। और सी में दोनों को सम करा और फिर उसको प्रिंट करवा दिया। तो ये भी क्लियर है आपको। अब हम आएंगे अपनी थ्योरी पे, थोड़ा सा बस थ्योरी देखेंगे एक और फिर प्रैक्टिकल पे आएंगे। थ्योरी जो हमारा है वो है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स हम डिटेल में करेंगे अगली क्लास में, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगला डेटा टाइप हम लिखेंगे फ्लोट, जिसका फॉर्मेट है परसेंटेज एफ। बस इतना ही देखेंगे, इसको बिल्कुल बाद में डिक्लेयर, बाद में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फ्लोट क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे? डेसिमल के लिए। तो एक बार मैं प्रोग्राम ही बता रहा हूँ इसका, सिंपल सा, सेव मैं करूंगा नहीं इस प्रोग्राम को, बस आपको आइडिया मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा int इक्वल्स टू 10, कॉमा b इक्वल्स टू 3 और एक वेरिएबल c इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b, और यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया प्रिंट f परसेंटेज d कॉमा c। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा? 10 डिवाइड बाय 3 दैट इज 3। ओके, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं करता। लेकिन अब हम देख रहे हैं केस 2 में हमने यहाँ पे लिख दिया फ्लोट। जब हमने यहाँ पे फ्लोट लिखा तो ये तीनों ही वेरिएबल फ्लोट हो गए। अगर मुझे मान लो c को इंटीजर लेना है तो हम यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं, दो लाइंस में वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। फ्लोट a को लिख दिया, b को लिख दिया और c को लिख दिया। लेकिन अभी कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे, अभी हम सिंपल ही कर रहे हैं और तीनों वेरिएबल्स को हमने फ्लोट लिख दिया। अब मैंने लिखा यहाँ पे c इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b, और यहाँ पे अब हम c को प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज f इज अ फॉर्मेट फॉर फ्लोट वैल्यू। और यहाँ पे c को प्रिंट करवाएंगे तो ये वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? 333 कितने 3? 6 टाइम्स। बाय डिफॉल्ट ये 6 डेसिमल प्लेसेस प्रिंट करता ही है, कम या ज्यादा बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए 3 डेसिमल प्लेसेस स्टोर करेगा। तो इसमें भी क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है। और ऑपरेटर्स में हमने अभी फोकस करना है केवल अर्थमेटिक ऑपरेटर पे, जिसमें अंदर यहाँ पे ये 5 ऑपरेटर्स दिखा रखे हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और मॉडुलस। ये चारों ऑपरेटर्स मुझे लगता है तुम्हें क्लियर है। मॉडुलस क्या करता है वो हम देखते हैं, लेकिन एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी बना हुआ है वो भी देखते हैं। सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज हुए हुए। इंट के अंदर हमने दो वैल्यू स्टोर कर रखी है, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल फ्लोट है। जैसे कि मैंने बताया था कि अलग अलग वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सम में हमने दोनों का एडिशन कर दिया, a और b का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और एफ डिव क्या था? फ्लोट था। तो यहाँ पे हमने क्या करा? a डिवाइड बाय b और यहाँ पे फ्लोट लिख दिया। ये लाइन थोड़ी सी न्यू है हमारे लिए और अभी हमने इस लाइन का मीनिंग पढ़ा नहीं है, लेकिन इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे बाद में। अभी के लिए हम ये समझेंगे कि ये क्या करेगा? डेसिमल में दिखाएगा। तो 2 डिवाइड बाय 3 क्या आएगा इसमें? जो भी डेसिमल में आंसर आएगा वो आएगा। क्या मतलब है इसका, क्यों लगाया है ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। बी मॉड ए, ये क्या करेगा? इसका आंसर बता सकते हो? बी पहला नंबर है ना, तो बी को हम रखेंगे बीच में। ऐसी नॉर्मली ऐसी करते हैं जैसे होता है डिवाइड। तो 2 को रखेंगे शुरू में, तो 2 1 ज़ा 2, बचा कितना? 1, तो रिमाइंडर इज 1, है ना। तो मॉड क्या दिखाएगा? रिमाइंडर दिखाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। एफ मॉड, ये मॉड हमने लास्ट में लिखा है तो मॉड में 1 ही है। हाँ ठीक है, नीचे आउटपुट दिखा रहा है ये, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस दिखा रहा है और यहाँ पे 6 डेसिमल प्लेसेस दिखा रहा है। और बाकी सबका मुझे लगता है तुम्हें क्लियर ही होगा। 15, ओके। तो स्लैश एन है ये, तो स्लैश एन मतलब होता है न्यू लाइन। अगर हम स्लैश एन नहीं लिखेंगे तो आउटपुट हमारा सेम लाइन में कंटिन्यूशन में आता रहेगा, लेकिन अगर हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो स्लैश एन इज फॉर न्यू लाइन। और इनके एक्सरसाइज ये सारी करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड सम। 2 नंबर्स का एडिशन जो कि हम कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर चुके हैं। फाइंड इनपुट नंबर एंड कैलकुलेट इट्स स्क्वायर एंड क्यूब। एक नंबर इनपुट करवाना है आपने और उसका स्क्वायर भी निकालना है और क्यूब भी निकालना है। कोई भी प्रॉब्लम होगी किसी क्वेश्चन में तो बताना, अगर कर सकते हो तो ठीक है, ये कर लेना। प्रैक्टिस करना, नहीं तो हम कल डिस्कस कर लेंगे, नहीं होगा तो। इनपुट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल और उसका एरिया निकालो। ये भी सिंपल ही लग रहा है मेरे को। इसमें क्या है? इनपुट रेडियस एंड कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल एंड सरकमफ्रेंस। दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे, फॉर्मूले पे हमें नहीं जाना। हमें फॉर्मूला क्वेश्चन में या तो गिवन होगा या हम गूगल से लिखेंगे। हमारा मेन कंसेप्ट है कि हमें लॉजिक लिखना है प्रोग्राम के अंदर, कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे हमें
उन फॉर्मूले को प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना है, हमारा फोकस उसी पे रहेगा। तो ये कैसे होगा ये आप ट्राई करके देखना। इनपुट रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर एंड कैलकुलेट वॉल्यूम है। फाइंड प्रिंसिपल रेट और टाइम इनपुट करवाना है और फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये लगा देना और कैलकुलेट कर लेना। ये आपने कर चुके हो, यहाँ पे आपने टोटल निकाला था, अब आपको उसी प्रोग्राम में परसेंटेज भी निकालनी है। टेम्परेचर कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ये फॉर्मूले के बेसिस पे। मुझे लगता है 10 तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तुम कर लोगे। इनपुट डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड कन्वर्ट इनटू मीटर सेंटीमीटर एंड इंचेस। फॉर्मूला देख लेना रिलेशन क्या है किलोमीटर और मीटर में, उससे तुम डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी है। क्वेश्चन में जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर के हैं, वो जो हमने 5 ऑपरेटर देखे थे उनके अलावा कोई ऑपरेटर नहीं लगाना, कोई और लॉजिक नहीं लगाना, बस वही लगेगा। इनपुट 2 नंबर्स एंड डिवाइड देम, डिस्प्ले इट्स क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। 10 को 6 से डिवाइड करते हैं, अगर 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा क्वोशिएंट, 4 आएगा रिमाइंडर, तो वही चीज आपको डिस्प्ले करवानी है, उन ऑपरेटर के अलावा कुछ नहीं लगेगा, ये आप सोचना। तो सबसे पहले आपको एक नंबर इनपुट करवाना है, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेना, इंट ए में आपने वैल्यू डलवा ली, यूजर से इनपुट करवा लेना वही जो प्रोग्राम लिखते हैं, और फिर उसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया एस इक्वल्स टू ए इंटू ए, और एस को प्रिंट करवा देना। अगर हमें क्यूब निकालना है तो ए को क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका लॉजिक है, इसको आप इंप्लीमेंट करना अपने प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम में हमें सबसे पहले यही देखना है कि हमें करना क्या है, हमें इनपुट क्या क्या करने हैं, फिर प्रोसेसिंग करेंगे, फिर आउटपुट करेंगे। तो इनपुट वाला पार्ट में क्या क्या आएगा, 2 नंबर्स को हमें यूजर से इनपुट करवाना है। तो यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए और यहाँ पे हमने मैसेज लिखा एंटर 2 नंबर्स। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ और एक ही लाइन में दोनों नंबर को इनपुट करवा रहा हूँ। तो 2 बार परसेंटेज डी और यहाँ पे हमने दोनों नंबर एक ही लाइन में कर लिए। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप अलग अलग लाइन में कर लेना, कोई ये नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल कि ऐसा सही है या वो सही है, दोनों बेटर है एज पर योर कन्वीनियंट। 2 नंबर हमारे इनपुट हो चुके हैं, अब हमें क्या करना है, इनको स्वैपिंग करना है। स्वैपिंग मतलब इंटरचेंज वैल्यू, ए के अंदर जो वैल्यू है वो बी के अंदर चली जाए, जो बी में है वो ए में आ जाए। तो अब हम यहाँ पे अपना लॉजिक लिखेंगे। दो वेरिएबल है हमारे पास, ए और बी। ए और बी 2 वेरिएबल हैं। सपोज करो आपके घर में कोई गेस्ट आता है और आपने क्या करा, एक कंटेनर लिया, कोई भी कप मान लेते हैं या ग्लास मान लेते हैं, इसके अंदर आपने क्या डाल दी, आपने कॉफ़ी डाल दी। ये कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी, और ये कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। एक में आपने कोल्ड ड्रिंक डाल दी, एक में कॉफ़ी डाल दी, लेकिन आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत कंटेनर में डाल दिया। जिसमें कॉफ़ी डाली है उसमें कोल्ड ड्रिंक आनी थी, जिसमें कोल्ड ड्रिंक है उसमें कॉफ़ी आनी थी। दोनों की वैल्यू को इंटरचेंज करना है। आपके घर में गेस्ट आ गए हैं तो अब आप क्या करोगे, कैसे उसको ठीक करोगे? मतलब आप कह रहे हो कि एक नया कंटेनर लोगे, ग्लास लोगे। हाँ, तो सबसे पहले क्या करोगे, ये वाली वैल्यू इसमें डाल दोगे। ओके, जो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। ए की वैल्यू आपने न्यू कंटेनर में डाल दी, इस न्यू कंटेनर का नाम ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। ए के अंदर ए की वैल्यू आपने सी में डाल दिया, ठीक है। सेकंड स्टेप बताओ। बी की वैल्यू आपने ए में डाल दिया, ये तुम्हारा सेकंड स्टेप हो गया, गुड। अगला, यही 3 स्टेप्स हमें लिखने हैं अब अपने प्रोग्राम के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी इक्वल्स टू सी, ओके। तो यही चीज़, हाँ बिल्कुल सही है, और यही चीज़ क्या कर देगा, उन दोनों को वैल्यू इंटरचेंज कर देगा। ठीक है, करके देखते हैं। यहाँ पे हमने प्रोग्राम में बनाते हैं, तो यहाँ पे हमें एक वेरिएबल नया लेना होगा, कंटेनर सी, और यहाँ पे हम लिखेंगे उस कंटेनर के अंदर ए की वैल्यू, ए के अंदर बी की वैल्यू, बी के अंदर सी की वैल्यू। तो ये हमने स्वैपिंग कर दिया, लॉजिक लिख दिया हमने स्वैपिंग का। और अब हमें क्या करना है, आउटपुट देना है। ए की वैल्यू इक्वल्स टू ए और बी की वैल्यू इक्वल्स टू बी। दोनों को अलग अलग लाइन में दिखाना है, तो यहाँ पे स्लैशन कर देंगे, जहां स्लैशन लगाएंगे वहीं पे वो एंटर का काम करेगा, न्यू लाइन। और यहाँ पे हमें एक और चीज लगानी होगी, गेट सी एच, और यहाँ पर क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन आता है डिक्लेरेशन के बाद, यानी कि इंट के बाद। यहाँ पर प्रोग्राम को सेव करना सही रहता है, गुड हैबिट है।
प्रोग्राम को रन करने से पहले सेव करना। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट नाम ही दिया है स्वैप के नाम से और .c इसका एक्सटेंशन। रन करा हमने तो प्रोग्राम रन हो चुका है। 10 और 20 दोनों की वैल्यू मैंने एंटर करी तो 20 आ गया ए में और बी में 10 आ गया, यानी कि दोनों की वैल्यू इंटरचेंज हो चुकी है। इसी प्रोग्राम को मैं सेव एज कर रहा हूँ, यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन है। सेव एज का मतलब है कि ये फाइल दूसरे नाम से सेव हो जाएगी। swap2.c के नाम से मैंने सेव कर दिया। अब हम कर रहे हैं स्वैप ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। बिना थर्ड वेरिएबल के स्वैप कैसे करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन लॉजिक कुछ लगा के देखते हैं। इसमें एक ट्रिक अपनाएंगे। तो सी मैंने यहाँ से हटा दिया और लॉजिक को ही हमें बस चेंज करना है, इनपुट और आउटपुट सेम ही रहेगा। तो यहां पर हम कुछ लिखेंगे क्या, b इक्वल्स टू ए प्लस बी, और फिर लिखेंगे a इक्वल्स टू बी माइनस ए, और फिर लिखेंगे b इक्वल्स टू बी माइनस ए। चेक करके देखते हैं मैंने क्या लिख दिया। तो एज्यूम करो सबसे पहले a में क्या है b में क्या है। एज्यूम हमने करा कि a में 10 है b में 20 है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने जब भी ना प्रोग्राम, इसको ड्राई रन बोलते हैं। ड्राई रन मतलब माइंड में हम रन कर रहे हैं इसको, अभी पेपर यहाँ पे कंप्यूटर पे रन नहीं कर रहे, माइंड में रन कर रहे हैं। तो ये ड्राई रन करना बहुत जरूरी है प्रोग्राम को रन करने से पहले। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, b में क्या आएगा a प्लस बी, यानी कि b में आ जाएगा 30। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा है, a के अंदर आएगा b माइनस ए। स्टेप बाय स्टेप करो, बहुत जल्दी नहीं है। तो 30 लिखेंगे यहाँ पे, b की वैल्यू ऊपर हमने 30 लिखी थी, तो यहाँ पे b की वैल्यू 30 हो चुकी है। माइनस करना है a की वैल्यू। a की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी। a की वैल्यू 10 है, 10 विच इज इक्वल्स टू 20। तो a में आ गया 20, जो कि हमें यही चाहिए था। सही है अभी तक। फिर b में क्या आएगा, स्टेप बाय स्टेप लिखो। b में आएगा, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 30 है। ऊपर हमने 30 दे रखी है, नीचे कहीं भी चेंज नहीं हुई। तो b की वैल्यू 30 है और माइनस करेंगे a की वैल्यू। a की वैल्यू, नई वैल्यू क्या आ गई थी, 20 आ गई थी। तो इसको हमने 20 से माइनस करा तो ये आ जाएगा 10, और यही हमें चाहिए था। चेक करके देख लेते हैं एक बार। तो एंटर टू वैल्यू, 1 और 2 ही दे देता हूं मैं। तो a में 2 और b में 1 आ गया। जो भी वैल्यू देंगे वो इंटरचेंज हो जाएगा। तो इस ट्रिक से हमने स्वैपिंग कर दिया। तो प्रोग्राम का एक रूल ये भी है कि हम प्रोग्राम को शॉर्ट बनाएंगे। अननेसेसरी हमें एक्स्ट्रा लाइंस नहीं लिखनी, अननेसेसरी हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं करने। एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो कम से कम लाइनों के अंदर कोड को लिखे और कम वेरिएबल, मेमोरी भी कम एलोकेट करे। लेकिन हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सब लाइन बचाने के लिए उसको कॉम्प्लेक्स कर दो, सिंपल भी होना चाहिए वो प्रोग्राम। अगला है 15, इनपुट मिनट्स एंड कन्वर्ट इनटू आवर एंड मिनट। क्या कह रहा है ये, देखते हैं। मिनट इनपुट करवाने हैं, तो मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ। ए में सपोज करो उसने दे दिया 60, एंटर कर दिया उसने वैल्यू 60। तो हमें आउटपुट में क्या आना चाहिए, आउटपुट में आना चाहिए आवर्स इक्वल्स टू 60 का मतलब तो 1 आवर हो गया, और मिनट कितने हो गए, रिमेनिंग मिनट्स हो गए 0, मिनट 0। तो आउटपुट अगर हमने, इनपुट अगर हमने ये दिया तो आउटपुट आएगा ये। अगर दूसरा केस लेते हैं, दूसरे केस में यूजर ने दिया 100, तो आवर्स में क्या आएगा, 1 आएगा, और मिनट रिमेनिंग कितने हो गए, 40 हो गए। एक और देते हैं केस, अगर ए में 500 है तो आवर्स कितने हो गए, 8 कैसे आया, 500 को किससे डिवाइड किया, 60 से। तो जो क्वेश्चन आया वो 8 आया, और जो रिमाइंडर था जो मॉडुलस से पता चलेगा वो आया 20। जो आपने इसको डिवाइड करा 60 से और यहाँ पर आपने लिया 20, ये हमारा रिमाइंडर है और ये हमारा क्वोशिएंट है। ठीक है जी, तो ये आपने पता लगाया। तो अब आप ये ही लॉजिक लिखना अपने प्रोग्राम में, तो ये निकल जाएगा आपका 15 और 16 दोनों ही सेम है। 15 हो जाएगा तो 16 भी हो जाएगा। इसमें क्या है कि आपको डेज इनपुट करवाने हैं और उसको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो जो भी डेज हैं उसमें ईयर 365 ही रखेंगे। मंथ मतलब 30 का हो गया, कितने 30 वो हो गए, मंथ कितने हो गए उसके अंदर, और वीक्स कितने हो गए, डेज कितने हो गए।